हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। एंड सबसे जरूरी बात कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो शेयर है ये अपने 52 वीक हाई के लेवल से 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे में क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं? अगर हमने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो क्या यहां पर हमें बेच करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए या फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए? इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना कि एजुकेशनल पर्पज से सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस आपको नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम कंपनी के बारे में थोड़ा समझते हैं, फंडामेंटल्स को थोड़ा समझते हैं। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से ही आप सभी को पता चल रहा होगा कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। ठीक है, और मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 1256 करोड़ की मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। तो यहां पर मार्केट कैप के हिसाब से आप लोग रिस्क का अंदाजा लगाकर चल सकते हो कि रिस्क यहां पर कैसी हो सकती है। काफी हाई रिस्क की स्टॉक है। ठीक है, अब यहां पर देखो, स्टॉक पी की बात करें तो 9.01 की, इंडस्ट्री पी 24.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी कम है, बढ़िया है। फिर पीज रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़िया है, 0.2 की। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहां पर ठीक है फिलहाल। आरओसी 21.9%, आरओई 29.5%, चलो ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग देखो ओनली 22.1%, प्रमोटर होल्डिंग डेफिनेटली काफी कम है। प्लेज परसेंटेज यहां पर 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 1197, 52 वीक हाई 2637 और लो है 1174 की। बुक वैल्यू 825 रुपए की। डेप्ट है 1439 करोड़ की। और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये है 1.66 की। तो देखो, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन चूंकि ये एक एनबीएफसी कंपनी है तो एनबीएफसी के अंदर डेप्ट जो होते हैं वो जनरली हमें थोड़े ज्यादा देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि इनका जो काम ही होता है वो मेन पैसों का ही होता है। ये कर्ज लेकर दूसरों को कर्ज देते हैं, मतलब कम इंटरेस्ट पर ये लोग पैसे उठाते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट पर दूसरों को पैसे देते हैं, कर्ज देते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके अंदर डेप्ट एंड डेप्ट इक्विटी जो होता है वो जनरली हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता ही है। अब यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये देखो माइनस में देखने को मिल रहा है, -305 करोड़। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.00%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 136 रुपए की। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर मार्च 2022 की बात करें तो 235 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी, जो कि 2023 में बढ़कर 424 करोड़ हो गई। फिर 661 करोड़ और टीटीएम में 718 करोड़, चलो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, इधर 32 करोड़, 94 करोड़ और फिर 174 करोड़। लेकिन यहाँ पर टीटीएम में 139 करोड़ घटकर हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पर देखो, इनका जो फाइनेंसिंग मार्जिन है ये यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। इधर देखोगे तो यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 20%, 30%, फिर 35%, लेकिन यहाँ पर काफी डिक्रीज हो गया, 26% हो गया। तो उसका इफेक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो काफी शानदार रही है। यहाँ पर देख सकते हो 39%, 37%, 50% और 28%। लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड टीटीएम में बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखो 44%, 46% और 154% पास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स में। लेकिन यहाँ पर टीटीएम की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर 0% हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ टीटीएम को देखकर ही डिसाइड नहीं की जाती है, बाकी पहले की डेटा भी देखनी जरूरी होती है। और पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। यहाँ पर देखो टीटीएम के अंदर 0% क्यों देखने को मिला है? क्योंकि मार्जिन जो है कंपनी की ये कुछ खास नहीं रही है, डिक्रीज हुई है। इस वजह से प्रॉफिट के अंदर भी इफेक्ट पड़ा है कि नहीं? यहाँ पर देखो सेल्स तो बढ़ी है टीटीएम में, लेकिन प्रॉफिट्स क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि मार्जिन जो है वो
इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो इधर यहाँ पर लास्ट 10 इयर्स में 32% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, लास्ट 5 इयर्स में 14% एंड 3 इयर्स में 12%। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो -52% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस गिरा है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये बढ़िया है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में 20% से प्लस ही है सभी टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर देख सकते हो, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है काफ़ी कम है, ओनली 22.07% की। फिर यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करते हैं। एफआईआईज की बात करें तो देखो लगातार एफआईआईज की होल्डिंग जो है ये ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर 4.9% की होल्डिंग रही है। पहले यहाँ पर अगर हम मार्च 2024 की बात करें तो उस वक्त 10.2% की हुआ करती थी, जो कि 2 क्वार्टर्स में यहाँ पर आधे से भी कम होकर आ गया है, ठीक है। होल्डिंग इतनी ट्रिम हुई है इनकी। साथ ही साथ डीआईएच की बात करें तो इनकी भी होल्डिंग्स लगातार ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 6.29%, 6.16% एंड फिर सितंबर क्वार्टर में 5.03%। अब यहाँ पर बारी आती है पब्लिक की। तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं ये कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़े हैं, डेफिनेटली सभी लोग बेच रहे हैं तो खरीदेगा कौन, यहाँ पर पब्लिक ही खरीदेगा। तो यहाँ पर देखो 61.41%, फिर 66.56% एंड सितंबर क्वार्टर में 68.01%। तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स है यहाँ पे काफ़ी हाई है। अब यहाँ पर ये भी आप लोग समझ कर चलो कि पब्लिक के अंदर सिर्फ मैं और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं हैं, बल्कि कुछ बड़े एंटिटीज भी हैं एंड साथ ही साथ कुछ बड़े नामचीन जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी होल्डिंग्स हैं यहाँ पे। लाइक एक बड़े पॉपुलर इन्वेस्टर है, नाम है उनका मुकुल महावीर अग्रवाल, तो उनकी भी होल्डिंग्स है यहाँ पे तकरीबन 3.8% की होल्डिंग है उनकी, ठीक है। जो इन्वेस्टर है मुकुल महावीर अग्रवाल उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक यूट्यूबर हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल फिर भी अगर हम देखें तो पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं वो लगातार हमें ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब चलो टेक्निकल्स के ऊपर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसी रिस्क है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके बाद टेक्निकल्स को समझेंगे। रिस्क की जहाँ तक कि हम बात करें तो रिस्क यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी हाई है, काफ़ी छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनीज के अंदर डेफिनेटली रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर आप लोग देखोगे तो शायद से आपको ये स्टॉक मिल जाए। देखो दोस्तों, मार्केट में अगर इस प्रकार के 100 कंपनीज हैं तो मुश्किल से नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको 5-10 कंपनीज ही मिलेंगे अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए। कुछ या तो डिलिस्ट हो जाएंगे और कुछ अगर लिस्टेड होंगे भी तो अंडर परफॉर्म करते हुए मिलेंगे, घाटे में चल रहे होंगे किसी भी तरह से। तो इस प्रकार की एवरेज होती है ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें हाई रिस्की माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमें क्या देखने को मिला कि लगातार इनके जो होल्डिंग्स हैं ये ट्रिम होते जा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं, जो कि ये हैं कि इनके जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं वो बढ़िया परसेंटेज में बढ़े हैं पास्ट में। फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो ये भी बढ़िया हमें देखने को मिल जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो रिस्क है इसे हम इग्नोर कर दें। रिस्क यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी हाई है। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सोचकर समझकर चलो कि जो अमाउंट्स यहाँ पर आप लगा रहे हो वो सारा का सारा अमाउंट्स खत्म भी हो जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, या फिर आप ये मानकर चलो कि उसका 50% जो अमाउंट है वो भी खत्म हो जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। तो इस प्रकार से अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ही ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रखनी चाहिए। अब जैसी रिस्क है उस हिसाब से रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफी हाई हैं। जैसा कि अभी हमने देखा मार्केट कैप कितनी है, 1256 करोड़ की। मानकर चलो कि यहां पर 1500 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है, 1.5 के। एंड अभी के समय में मानकर चलो कि 1 लाख का अमाउंट हमने यहां पर लगा दिया। अब कंपनी बढ़िया तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाते चली जाती है और मार्केट कैप इनकी बढ़कर 3,000 करोड़ तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो भी कंपनी जो है ये काफी छोटी ही रहेगी, माइक्रो कैप टाइप की ही रहेगी, लेकिन हमारे जो रिटर्न्स हैं वो डबल हो जाएंगे। 1 लाख का अमाउंट 2 लाख बन जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा और बेटर अगर हम एक्सपेक्ट करके चले तो देखो, अगर मार्केट कैप जो है
ये 1,500 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ तक बढ़ जाती है तो ये 10x ग्रोथ होगी। और यहां पर 10x ग्रोथ हुई है मार्केट कैप में, तो हमें भी 10x ग्रोथ मिल जाएंगे रिटर्न्स में। ठीक है, 1 लाख का जो अमाउंट है ये 10 लाख बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, 15,000 करोड़ तक मार्केट कैप पहुंची है, तो भी ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप ही रहेगी, तो भी कंपनी छोटी ही रहेगी, लेकिन रिटर्न्स जो हम हमारे ये 10x हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीबैगर रिटर्न्स यहां पर हमें मिल जाएंगे। तो बस हम इतना ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है आगे चलकर बजाज फाइनेंस की तरह बन जाएगा, जी नहीं। यहाँ पर अगर हम 15,000 करोड़ की भी एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं तो हमें 10 गुना के रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई बड़ी कंपनी को ले लो, लाइक यहाँ पर अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें, तो बजाज फाइनेंस जो है ये काफी बड़ी कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें तो देखो मुझे याद नहीं है, तकरीबन 5-6 लाख करोड़, चलो एक्सपेक्ट करके चलते हैं 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है बजाज फाइनेंस की। और अभी यहां पर अगर आप 1 लाख का अमाउंट लगाते हो तो 1 लाख का अमाउंट 2 लाख होने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि उसके लिए मार्केट कैप को भी एकदम डबल होना होगा। 10 लाख करोड़ की कंपनी होनी होगी। कंपनी जो है ये 10 लाख करोड़ की जब हो जाएगी तब आपके 1 लाख जो है ये 2 लाख बन जाएंगे। तो इनमें जो ग्रोथ की पोटेंशियल होती है ये स्लो हो जाती है। और ये जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं इनमें ग्रोथ की जो पोटेंशियल होती है ये काफी हाई होती है, लेकिन रिस्क भी काफी हाई होते हैं, इनके अंदर रिस्क कम होता है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर आप एनबीएफसी सेक्टर में हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हो तो फिर आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके एक छोटी सी अमाउंट के साथ चल सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपके पास काफी सारे एनबीएफसी स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं। लाइक यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो अभी हमने डिस्कस किया ये तो हो ही गया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ऑप्शन है, चोला फाइनेंस का ऑप्शन है, और भी काफी सारे कंपनीज हैं, तो उनके ऊपर आप स्टडी करके चल सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलना है तो फिर आप इस स्टॉक के साथ चल सकते हो। बाकी सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली इस सेक्टर की डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रिस्क यहाँ पर जिस प्रकार से काफी हाई है, रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफी हाई हैं। हमने अभी आपके सामने ये शो भी किया कि किस प्रकार से कैसे रिटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15,000 करोड़ तक मार्केट कैप अगर हो जाती है, रिटर्न्स हमारे अच्छे खासे बन रहे हैं, लेकिन आगे के लिए अगर हमें होल्ड करने की विजिबिलिटी मिलती है तो फिर हम और आगे के लिए होल्ड करेंगे, वरना वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो उस समय देखा जाएगा। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफी हाई है। अब देखो रिवॉर्ड्स के चांसेस काफी हाई हैं, आपको इस कंपनी के ऊपर अगर काफी ज्यादा भरोसा हो गया तो क्या यहां पर आप लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देनी है? बिल्कुल नहीं। यहां पर आपको जैसा कि मैंने बोला कि उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आपका लॉस में भी चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, उसका 50% लाइक चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर एक परसेंटेज के हिसाब से एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक का एलोकेशन कितना होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर कहें कि 2 से 4%। ठीक है, 4% यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, 2% रखो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो रिस्क क्योंकि यहां पर काफी हाई है तो इसलिए ऐसे ही वेटेज देना चाहिए। इसे एज अ पेनी स्टॉक ही आपको ट्रीट करना चाहिए और उतने ही अमाउंट्स लगाओ जितना कि लॉस में भी चला जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर जो भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताई जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बताई जाती हैं, कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं कोई भी स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक में हमें पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली है और अभी 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो तकरीबन ये जो स्टॉक है ये 55% तक करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहां पर जो पिछला क्वार्टर हमारा था सितंबर का, तो सितंबर क्वार्टर में अर्निंग्स भी कुछ खास नहीं आई थी। इस वजह से स्टॉक के अंदर जो गिरावटें हैं ये हमें लगातार देखने को मिलते गई। यहां पर थोड़ा सा सितंबर क्वार्टर के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा समझने में आसानी हो।
देखो दोस्तों, सितंबर क्वार्टर में 180 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी। उससे पिछले वाले क्वार्टर की बात करें यानी कि जून क्वार्टर की बात करें तो 184 करोड़ की रेवेन्यू थी। तो मानकर चल सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू जो है कंपनी की फ्लैट रही है। अगर यहां पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 160 करोड़ की रेवेन्यू थी। ठीक है, तो यहां पर रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, नेट प्रॉफिट जो है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 31 करोड़ से घटकर 15 करोड़ पर आ गई। एंड उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो देखो दोस्तों, 41 करोड़ से घटकर जो प्रॉफिट्स हैं ये 15 करोड़ पर आ गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सेल्स के अंदर तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट रही है, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है फाइनेंसिंग मार्जिन। जो मार्जिन अभी हमने डिस्कस भी किया था ईयरली अर्निंग्स के ऊपर, वही मार्जिन की यहाँ पर बात हो रही है। देखो दोस्तों, मार्जिन के अंदर क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 22% से घटकर मार्जिन 13% पर आ गई है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% से घटकर 13% पर आ गई है। तो मार्जिन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है और इसका इफेक्ट हमें नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिला है। अब यहां पर हम एनपीए को डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहां पर अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.48% से बढ़कर 3.74% की हो गई। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.68% से बढ़कर 3.74% की हो गई। फिर नेट एनपीए की बात करें तो 0.23% से बढ़कर 0.64% की हो गई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.22% से बढ़कर 0.64% की हो गई। तो यहां पर हमें एनपीए के अंदर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं वो किसी भी एनबीएफसी कंपनी के अंदर बढ़ना एक निगेटिव पॉइंट माना जाता है। ठीक है, इसे निगेटिवली देखा जाता है। तो एनपीए जो है ये कंपनी के ये क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में बढ़े हैं। ठीक है, इस चीज को भी निगेटिवली इन्वेस्टर्स ने लिया और स्टॉक के अंदर करेक्शंस हमें देखने को मिल गए और अभी तक स्टॉक के अंदर जो गिरावटें हैं ये कंटिन्यू है। ठीक है, डिस्काउंट को अभी हमने डिस्कस किया कि 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 55% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। यहां पर एक सपोर्ट की लेवल है। ठीक है, फिर से ड्रॉ करता हूं, ये सपोर्ट की लेवल है 1193 की, इसी सपोर्ट के पास है स्टॉक, तो सपोर्ट के लेवल पे है। अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चल सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग करना रिस्की हो सकता है। यहाँ पर लाइक फर्स्ट एसआईपी कर दिए, छोटा सा अमाउंट लगा दिए, फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करते चलेंगे। लाइक अगर ये जो सपोर्ट है ये टूटा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा हमारा 961 का, तो इस सपोर्ट पर यहाँ पर हम सेकेंड एसआईपी करके चलेंगे। तो इस प्रकार से एसआईपी करके चल सकते हैं। अब एसआईपी करने का मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पर हमने जरूरत से ज्यादा अमाउंट्स लगा दिए, तो ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही चलना है। ठीक है, तो ये तो हो गई उनके लिए जो कि न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। अब अगर यहाँ पे कोई पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, हाई के लेवल्स यहाँ पे अगर खरीद रखे हैं तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपने हाई के लेवल पे जब खरीदा था तब ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाया था अगर, तो यहाँ पर चाहो तो एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, इधर के लेवल्स पे एवरेजिंग करके चल सकते हो। लेकिन हाँ, एवरेजिंग करने के चक्कर में, एक्यूमुलेट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, तो इस गलती को करने से भी बचना है। अगर आपने ऑलरेडी काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो फिर यहां पर अब और ज्यादा अमाउंट्स लगाने से बचना चाहिए। आप चाहो तो यहां पर लॉस बुक करके निकल सकते हो अगर आपको निकलना है तो, कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो। क्योंकि देखो, जैसा कि मैंने बोला कि यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसा सोचकर चलो कि आपके पास वो अमाउंट कभी था ही नहीं, या फिर उसका 50% जो अमाउंट है वो चला भी जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। अब देखो, हाई के लेवल्स पे खरीदा हुआ तो डेफिनेटली 50% के अप्रोक्स आपको लॉसेज हो रहे होंगे। तो अगर आप 50% की लॉस के साथ निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। साथ ही साथ अगर आप होल्ड करना चाहते हो, आपको लगता है कि 50% तो चल ही गया है, अब 50% रखकर क्या करेंगे, जाने दो, इसे भी छोड़ देते हैं रिस्क के तौर पे, तो फिर छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन हाई के लेवल्स पे अगर आपने ज्यादा अमाउंट्स लगाए हैं तो अब और ज्यादा यहां पर वेटेज देना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है,
और अभी हमने इस स्टॉक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।